अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज यौम यकजहती कश्मीर मुल्क भर में मनाया गया। हुकूमत की जानिब से वज़रा और वज़ीर आज़म कश्मीर गए, वहां पर उन्होंने बात की और साथ में जो है वो अपोजिशन का तस्करा भी हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन की भी रैली थी, अपोजिशन के रहनुमा भी जो है वो गए कश्मीर और वहां पर यौम यकजहती कश्मीर के नाम पर खुलकर सियासत की गई। वहां से ये बात की गई, अपोजिशन की जानिब से ये बात की गई कि आज वजीर आजम इमरान खान पर उन्होंने कहा कि ये किस मुंह से यहां पर आए हैं, क्या बताएंगे लोगों को कि कश्मीर का क्या किया है। फिर जवाब आया, जवाब में वजीर आजम और वज़रा ने भी जो है वो अपोजिशन पे तनकीद की और उन्होंने जवाब में ये कहा कि ये कुछ भी कर लें लेकिन मैंने NRO नहीं दूंगा और ये सब NRO के लिए जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जो एक अहम दिन था, ज़ाहिर है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती हमें इसलिए करनी है क्योंकि पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुकदमा है कश्मीर, पाकिस्तान नामुकम्मल है कश्मीर के बगैर, और ये एक बड़ा संजीदा मामला है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रही जिस तरीके से देनी चाहिए थी। जो वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, जो भारत की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का बाजार वहां साल हा साल से गर्म है और कोई जो है वो उनका पुरसाने हाल नहीं है। फिर स्टेटस पे बहस होती रही पूरा दिन। तो हम किस हद तक जो है वो इस मसले को इत्तेफाक इत्तेहाद से लड़ पा रहे हैं। सब ने एक ही सांस में ये भी कहा कि भाई हम इस मामले पर कौम मुत्तफिक है, लेकिन जो पैगाम गया वो मुत्तफिक होने का नहीं गया। वो दोनों तरफ से जब बयानात जाते हैं तो जो कश्मीर का कॉज है, जो कश्मीरी हमसे चाहते हैं कि इस मसले पर हम मुश्तरका जिद्दोजहद करें हर फोरम पे, बजाय इसके कि मोदी को क्रिटिसाइज किया जाता, भारतीय हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाता, आपस में बयानात से जो है वो काम चलाया गया। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, स्टूडियोज में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, दिफाई तजिया कार हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फारूक हबीब साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। और चौधरी मंजूर अहमद साहब सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सबसे पहले जरा वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या बात की, आपको वो सुनवाते हैं। मेरे में जितनी भी हिम्मत हुई हर फोरम के ऊपर मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा और कर रहा हूं और करता रहूंगा। जब मैंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा सारी जगह आपकी आवाज बुलंद करूंगा। उसके बाद ऑपोजिशन की जानिब से जो है वो क्या बात की गई, वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया, वहां पर खिताब किया, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से जो है वो क्या बात की गई, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। मरियम नवाज साहबा ने इस पर क्या कहा। क्यों तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि 15 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पर भारत को सकूते कश्मीर का हौसला मिला? जवाब दो इमरान खान, जवाब दो। क्यों 18 महीने गुजर जाने के बावजूद आज भी तुम और तुम्हारी जाली हुकूमत कश्मीर के चले जाने के बाद भी बेबसी की तस्वीर बन के बैठी है? जब कश्मीर मोदी की झोली में फेंक आया था तो इसने क्या कहा था, इसका उसके पास क्या इलाज था? 2 मिनट की खामोशी याद है ना? जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले आपसे मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ आज के एक दिन के लिए सीज फायर नहीं हो सकता था? इन चीजों को थोड़ा सा पसे-पुश डालकर भारतीय हुकूमत को चैलेंज कर दुनिया को हमारी ऑपोजिशन बता सकती थी कि असल इशू वहां पर है। इंटरनल मसला तो हम किसी भी वक्त डिस्कस कर सकते थे, क्यों नौबत आई कि इस तरह का स्टांस वहां जाके सियासी पोजीशन वहां लेनी पड़ी? भाई साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही जी। चौधरी मंजूर साहब जरा आप इस पे कमेंट कीजिएगा, क्यों ऑपोजिशन को जो है वो आज ये कहना पड़ा बजाय इसके कि आज के दिन को अवॉइड करके फिर किसी और दिन के लिए ये बयानात का सिलसिला जारी रह सकता था। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इसकी बुनियाद किसने रखी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी बहुत बुरी तरह तकसीम है।
इस तकसीम को कम से कम एक मौजू ऐसा होता था जो अपार्ट पोल्स बैठे होते थे, पोल अपार्ट्स लोग बैठे थे, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन एक इशू पे इकट्ठे होते थे और वो कश्मीर का इशू होता था। अब जब ये इशू आया, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का गैर मामूली इकदाम किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा गैर मामूली इकदाम कश्मीर के हवाले से नहीं हुआ जो इस वक्त हुआ। उस पे चाहिए था कि यूनिटी पैदा होती। अपोजिशन ने मैसेज कर दिया, ड्राफ्ट कर ली, सारा कुछ इकट्ठा, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो रही है। आपने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को आप 10 दिन बाद गिरफ्तार कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जानी। उसी रात जब बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि मैं कश्मीर के लोगों के साथ मुजफ्फराबाद जाके ईद पढ़ूंगा, तो आपने क्या किया? फरियाल तालपुर साहिबा को, मैं हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद था, डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसकी हालत, इसकी डिहाइड्रेशन है, इसको और ड्रिप्स लगनी है, इसकी हालत नहीं कि इसको जेल। रात को 12 बजे जेल के दरवाजे खुलवा कर उनको जेल में कहा कि मेरी तस्कीन तब होगी जब अगर इसको जेल में भेजेंगे। चलो वो भी हो गया। बिलावल भुट्टो वापस तो नहीं मुड़ के आए मुजफ्फराबाद, वो चले गए। मुझे ये बताएं कि 2-3 चीजें हैं, चलो अल्फाज को, बयानात को छोड़ देते हैं। ये हुआ और उसके नतीजे में आपने एनआरओ तो मोदी को दिया, जिसकी बात करते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। कैसे दिया? आप 17 ममालिक नहीं तलाश कर सके, 22 इस्लामी ममालिक हैं UNHCR में, आप 17 ममालिक नहीं तलाश कर सके जिसके जरिए आप वहां पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते। आप अपनी जो वज़राए खारजा है OIC की, उसमें रेजोल्यूशन नहीं पेश कर सके। आप उसके बाद आप भेज सकते थे, अगर यूनानिमसली आप पार्लियामेंटेरियंस के, एक्सपर्ट्स के बनाते और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हेडक्वार्टर्स पे भेजते, वहां पे जाकर आप नॉक करते, अपना मुकदमा पेश करते। आप नहीं कर सके। ओके, मगर अब बाइडेन के आने के बाद, क्योंकि मैंने पहले सबसे इनिशियल कमेंट लेके फिर जरा कश्मीर की पॉलिसी रिवर्स होती है, रिवर्स होती है, तो फिर देखना पड़ेगा। इनको तो अभी तक ये भी इल्म नहीं है कि वहां पे क्या इलेक्शन के बाद क्या हुआ है। अगर पॉलिसी रिवर्स होती है वहां पे, तो हमने यहां पे क्या करना है। ठीक, इनका कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी इनकी सिर्फ ये है कि एनआरओ नहीं दूंगा। ओके, इस पर फरूख हबीब साहब जरा क्विकली आप भी, मैं चाहता हूं पहले सबका एक इनिशियल कमेंट आ जाए, फिर उसके बाद जरा इस पे बहस करेंगे ना कि क्या हो सकता था। क्योंकि एक दिन को तो बख्शा जा सकता है कि क्यों ये नहीं हो सका। फरूख हबीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? ओके, कोशिश करें फरूख हबीब साहब को भी, हुकूमत का जरा इस पर वो मौक़िफ़ भी सामने आए। जन साहब, क्यों एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम अपने सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखकर आगे बढ़ें? चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं चूंकि हमारे लीडरान की गिरफ्तारियां जो है वो हुई और उसके बाद तफरीक तो हुकूमत ने खुद डाली और जहां लड़ना था वहां लड़े नहीं, वहां एनआरओ दे दिया, और जहां लड़ना है, जहां नहीं लड़ना वहां पर ये सब कुछ किया। लेकिन क्या इसको भी हम बालाए ताक रखकर आगे नहीं जा सकते थे कि सिर्फ आज एक दिन नहीं, कल 6 फरवरी से शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ? आदिल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसके लिए बड़ी विजन चाहिए होती है, अपनी जातियात और पेटी पॉलिटिक्स से राइज करके नेशनल इश्यूज के लिए बात करना, और एक दिन जिसकी खुसूसियत और अहमियत ही 5 फरवरी की थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसके लिए जलसा रावलपिंडी से वहां मुंतकिल किया गया था, उस दिन सिर्फ कश्मीर के ऊपर, कश्मीरियों के हकूक के ऊपर, वहां होने वाले जुल्म पर आवाज उठाना और अपनी जाती सियासत और पेटी पॉलिटिकल गेन्स को पीछे छोड़ के बात करने के लिए बड़ी विजन और सेक्रीफाइस चाहिए होती है। क्या अपनी, लेकिन आप हमारे मुल्क की तारीख, आपका एक प्राइम मिनिस्टर क्यों अदालत ने रिमूव कर दिया कि उसने पाकिस्तान में आने वाली दौलत को जाती पार्टी की सियासत पर कुर्बान कर दिया, और उसने कहा कि ये पैसे का लेटर मैं नहीं लिखूंगा, पाकिस्तान को ये मिले ना मिले, मैं अपनी पार्टी के मफाद को मद्देनजर रखूंगा। तो यहां तो जनाजा भी पढ़ा जाता है सियासी गेन के लिए, वलीमा खाया जाता है पॉलिटिकल गेन के लिए, सियासत की जाती है पर्सनल गेन्स के लिए। तो ये कहना कि आप इस तरह की सियासत में मौजूदा लोगों से ये तवक्को रखना कि वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के लिए, ये डिवाइड की दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। देखिए ना जन साहब, जब मैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब मैं एज इंटरनेशनल व्यूअर, अगर मैं पाकिस्तान
की पॉलिटिक्स पे नजर डालता हूं या ऑब्जर्वर, तो मैं ये देखता हूं कि इंडिया ने तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया, वो तो एक दो मुल्कों का इख्तिलाफ कश्मीर होता है, वो तो करना लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर ये देखते हैं कि खुद पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी अपने आप को जिम्मेदार करार दे रही है या एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो हम दुनिया को ये क्या सिग्नल देते हैं? फिर दुनिया को तो हम ये बताते हैं ना कि सिर्फ भारत का या मोदी का कसूर नहीं है, हमारा अपना भी कसूर है कि हमने आर्टिकल 370 और 335A को हम नहीं बचा पाए। That's what I am saying कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हाउस डिवाइडेड का मैसेज आज भी अब्रॉड गया है। इससे पहले जो कुछ होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पॉलिटिकल एलीट, ऑल राइट, ठीक, फेयर इनफ। ये सियासतदान जो सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने कौम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए उनको नेशनल कॉज को बढ़ावा देना है, अगर ये लोग अपनी पेटी पॉलिटिक्स करेंगे तो दुनिया में मैसेज यही जाएगा। ठीक, फरूख हबीब साहब, चौधरी मंजूर साहब कहते हैं कि पिछले साल आप लोगों ने गिरफ्तारियां की, डिवाइड वहां से आई, रेजोल्यूशन कल भी नहीं हो सका मसला असेंबली के अंदर। ये कौमी असेंबली के अंदर यही तो चीजें हैं, कानून साजी है, ये चीजें जिसके ऊपर हम सारे पाकिस्तान के लोग आप लोगों को मुंतखब करके बेचते हैं, लेकिन वहां सिवाय एक दूसरे को चोर डाकू कहने के अलावा कोई बात सुनाई नहीं देती। दूसरी बात यह कि आज के दिन भी देखिए, मैं आता हूं जरा, मैं सवाल सुन लें ताकि आपको आसानी होगी सारा उसको जवाब देने की। दूसरी बात यह है कि आज ऑपोजिशन ने वहां पर बात की, उसके बाद क्या हुकूमत अवॉइड नहीं कर सकते थे वुज़रा भी कि छोड़ो उन्होंने कर ली, हमारा मैसेज इंटरनेशनल ऑडियंस को जा रहा है, हम कल इनको इसका जवाब दे देंगे। देखिए, बात यह है कि जो आदिल साहब आप बात कर रहे हैं, यकीनन जो कश्मीर का मामला है, ये तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान का जो है वह टूट अंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक रही बात जो आज आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डिवाइड के हवाले से, देखें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज गए, उनकी 20 मिनट की तकरीर थी, 19 मिनट की तकरीर में उन्होंने जो है कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती भी की, आलमी दुनिया को भी पैगाम दिया कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से, और सरहद से पार जो मोदी है उनको भी उन्होंने जो है वो पैगाम दिया। तो मैं तो समझता हूं कि उन्होंने तो आज अपना एक जो किरदार था वो एक स्टेट्समैन वाला किरदार जो है वो शो किया। लेकिन जब दूसरी जानिब हम देखते हैं तो दूसरी जानिब जब आप दिल इतने छोटे रखेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद को आगे रखेंगे कौमी मफाद के, तो फिर आप किस तरीके से दूसरे शख्स को जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। अब मामला यह है कि अगर आप कौमी असम्बली के कल की इजलास की सूरत हाल को देख लें तो वहां पर क्या मुझे बताएं को करारदाद पेश करने वाला माहौल बाकी छोड़ा था इन्होंने। जिस तरीके से जो स्पीकर उसी कौमी असम्बली से मुंतखब होता है, उसी स्पीकर के ऊपर जाकर एक सीनियर लीडर, कोई और होता तो चले और बात थी, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है वो जाकर स्पीकर की कुर्सी के ऊपर हमला कर रहा है, उनके माइक उनके आगे से हटा रहा है। इस किस्म का मंजरनामा तो जो है वो पहले नहीं देखा था। और बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों आ रही है आपको पेश, आप मुंतखब अरकान हैं, आपके पास अपना अपना इस्तेहकाक है, आपको अपनी अपनी बारी के ऊपर जो है वो बात करने का मौका भी मिलता है, लेकिन वहां पर आप सीटियां बजाकर, एहतजाज कर कर, गालियां देकर, बुरा भला कहकर आप पाकिस्तान की अखलाकियत, पाकिस्तान की सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं। और क्या पैगाम दे रहे हैं कि कानून साजी के लिए अवाम ने भेजा है, आपको पहलवान साजी के लिए तो नहीं भेजा। जो कश्मीर का मामला है, कश्मीर के मामले के ऊपर तो मैं समझता हूं कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। एक यूनाइटेड मैसेज जो है वो यहां से हाउस से भी जाना चाहिए, हर जगह से जाना चाहिए। ठीक। और इससे पहले भी जो है वो कश्मीर के ऊपर तो जो ये कहना कि कश्मीर बेच दिया, फलाने ने बेच दिया, उसके ऊपर तो फिर एक लंबी इल्जाम उन्होंने कहा है ना, मरियम साहिबा ने कहा है कि जब सबूत कश्मीर का नाम आएगा, उन्होंने कहा जब सबूत कश्मीर का नाम आएगा इमरान खान कटहरे में खड़ा नजर आएगा। यहां तक बात आदिल देखे, आदिल बात यह है, देखे बात यह है, फिर मैंने आपको कहा ना ये छोटापन है, ये कोई बड़ी सोच नहीं है। कश्मीर जो है, कश्मीर का जो काज है वो इनकी शख्सियत से बहुत बड़ा काज है। वहां पर लाखों लोग अपनी जानों का कुर्बानी दे चुके हैं भाई। वहां पर 80 लाख कश्मीरी जो हैं उनको मोदी ने जो है वो जेल में डाला हुआ है। उसका इमरान खान से या इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको इसके साथ जोड़ना तो फिर तो बातें तो बहुत हो सकती हैं। मैं तो आज ये बात कह रहा हूं, बातें तो बहुत हो सकती है ना। मैं ये बात कह रहा हूं कि आज ऑपोजिशन ने जब ऑपोजिशन ने रैली में वहां ये बयानात, ये बातें की, गलत किया।
और इसलिए गलत किया कि अगर आप कश्मीर की रैली इजहार यकजहती के लिए निकाल रहे थे तो अपने सियासी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको एक तरफ रखकर आप आज का दिन गुजार लेते, आप कल सुबह से जो दिल चाहता कहना शुरू कर देते, ताकि जो दुनिया में इंटरनेशनल मैसेज जाना था, हेडलाइंस बननी थी, कोई खबर बननी थी, वो ये बनती कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस कॉज के ऊपर, इस इशू के ऊपर मुत्तफिक हैं, इसके अलावा सियासी इख्तलाफात सबके रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किया और फिर वज़रा ने भी किया और फिर वहां से भी हुआ कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो है वो ये बात नहीं होनी चाहिए थी कम से कम। अब क्योंकि वजीर आजम की भी खबर तो बनेगी ना, लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन की तरफ से भी ये काम नहीं करना चाहिए था। मैं जरा जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ आता हूं। यार मुझे ये बताएं अब्बासी साहब कि ये जब आप कहते हैं कि सकूत कश्मीर का नाम आएगा, इमरान खान कटहरे में खड़ा नजर आएगा, ये अंदर तो हम इसके ऊपर पार्लियामेंट का फोरम है जिसपे बहस बात, मीडिया टॉक शो सब हो सकता है। ये आज के दिन बात करने का मतलब तो ये है ना कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि जी हमने खुद ही कश्मीर डुबोया है, इसमें भारत इतना कसूरवार नहीं है जितने हम हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आज मरियम बीबी तारीख भी गलत बता गई, लेकिन चलें वो स्लिप ऑफ टंग कह लें या जो भी कह लें, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये फिर मैसेज क्या दिया है आपने, दुनिया को क्या बताया कि जी हम ही जिम्मेदार हैं, इसके बाहर वाला कोई जिम्मेदार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आदिल साहब देखें, आप पहले ये बताएं कि जब मुल्क बात करता है तो सारी दुनिया सुनती है। जब प्रेसिडेंट बाइडेन अब बात करेगा तो वो सुनेगा, अगर प्रेसिडेंट पुतिन बात करता है तो वो सुनता है। अपोजिशन के बहुत सारे लीडर रोज बात करते होंगे भारत के अंदर, बात इतनी मैटर नहीं करती है जितनी इमरान खान साहब की बात मैटर करती थी। आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ गए थे कश्मीर में तो सारी दुनिया ने उनकी स्पीच सुननी थी। लेकिन पहले आप लोगों ने बात की है अब्बासी साहब, पहले आप लोगों ने बात की है। देखिए मैं दोनों पे इस बात आ रहा हूँ। हाँ, पहले आपने छेड़ा है ये राग। मैं कहता हूँ खैर है, हमारी बात आज जितनी भी हम बात करें, आज वहां जब प्रेसिडेंट वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करता है तो वहां पता वहां सारी दुनिया सुनती है कि हुकूमत वहां क्या कह रही है। आज बहुत बेहतर होता, आइडियल हालात यही होते जो आप कह रहे हैं कि सारी लीडरशिप जो है वो आज कश्मीर के ऊपर बात करती, लेकिन ये कश्मीर के ऊपर बात करने का माहौल किसने खराब किया है? पुलवामा का मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहने के बगैर सारी पार्लियामेंट रखी हुई है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, मीटिंग की गई है, आर्मी चीफ साहब तशरीफ ला गए हैं, मेहनत की गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि अपना अना का मसला नहीं है। आप लेकिन अब्बासी साहब आप लोगों की जो तनकीद है हुकूमत पर, ये आपका हक है। मैं जरा गुजारिश करूं, मैं सवाल ले ले फिर बेशक जवाब दे दीजिएगा। ये आपका हक है और हुकूमत का आप पे तनकीद करना हक है कि क्या खराब अगर किसी हुकूमत की पॉलिसी है तो उसकी बेसिस पर हम अपने नेशनल कॉज को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। और मुझे बताएं, आप मोदी की बात कर रहे हैं, क्या मरियम बीबी ने को मोदी के खिलाफ भी कोई बयान दिया है, आज कोई बात की? देखिए मैं जो आपने अगर काइंडली आपके 3 सवाल आगे तो जी गो अहेड आप बात करें, बिल्कुल बात करें। मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं इस वक्त वो ड्राइविंग सीट पे है, वो उनके पास हुकूमत है, उन्होंने विजन देना है, उन्होंने सबको लेके चलना है, उन्होंने हुकूमतें माहौल बनाती हैं, दुनिया पूरी में अपोजिशन सवाल उठाती है, सवाल पूछती है कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया है, सवाल पूछती है कि आपने कहा था कि मैं एम्बेसडर बनूंगा तो आपने क्या किया है, सवाल पूछती है कि इस वक्त मुसलमान लोग ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं, सवाल पूछती है कि इतना बड़ा लेकिन तो आपने क्या किया। आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इल्जाम लगाया कि आपने सकूत कश्मीर किया है। सवाल तो आप रोज पूछें, आपका हक है। मैं यही कहता हूँ, जब पार्लियामान के अंदर जब ये सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये मोदी के यार हैं, ये मोदी से मिले हुए हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं, ये इजराइल के एजेंट हैं। जब आप ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर पैदा करेंगे तो ये बड़ा खौफनाक माहौल पैदा कर दिया गया है। हुकूमत का काम था ठंडा करना। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पीच सारी दुनिया ने सुनी होगी, बाकी किसी की जितनी स्पीच नहीं सुनी होगी, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि वो मोदी को जहां बात की थी वो इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ते तो कोई और बड़ी बात। ठीक, आपने बता दिया कि हुकूमत ने माहौल ऐसा बना दिया है कि अब 5 फरवरी का भी दिन हो, हमारा नेशनल कॉज भी हो, हम स्कोर सेटल करेंगे एक दूसरे के साथ, कुछ भी हो जाए। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। फरूख हबीब साहब, 1 कमेंट इसके ऊपर, बस आप कोई बात करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद जरा पीडीएम के मामले पर डिस्कशन करेंगे। देखिए बात यह है, मैं तो यही बात आपसे करना चाह रहा हूं कि जो कश्मीर का मामला है, इस मामले के ऊपर कौमी सोच को आगे लेके चलना है, और जिस किस्म की तकारीरें वहां पर की गई हैं, इनके बयानात को फिर भारत बढ़ा चढ़ा के वहां पे चलाता है।
देखिए, मामला सिर्फ आप कश्मीर के ऊपर इनका ये रवैया नहीं है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ भी इनका ये रवैया है। हर वो इदारा जो ये समझते हैं कि इनके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। अब इमरान खान को सकूत कश्मीर के साथ जोड़ने दिया उन्होंने पकड़ के। मुझे आप ये बताएं कि आप कश्मीर फतह करके आ गए थे, फिर लंबी फहरिस्त है ना। चलें, ठीक तो है, हलफ बर्दारियों में जाते थे, हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते थे, वो बात फिर और तरफ निकल पड़ती है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अगर इस इशू पर कौमी सोच पैदा करनी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इश्यूज डिबेट के लिए पार्लियामेंट में लेकर आए जो हमें वे फॉरवर्ड सजेस्ट करें, जो कंसेंसस बिल्ड करें। और वो जब कश्मीर स्पेसिफिक इशू को लेकर आएंगे, अगर वहां ये लोग हुल्लड़बाजी करते हैं तो कौम इनको देखेगी कि ये करना क्या चाहते हैं। तो वो माहौल बनाएं ताकि नेशनल असेंबली में बात हो सके। ठीक, अब जो पीडीएम ने माहौल बनाया है। आदिल एक मिनट जी आदिल सिर्फ एक जी चौधरी साहब, देखें, ये उस वक्त भी गिरफ्तारियों के बावजूद जब रेजोल्यूशन आई तो वो यूनानिमसली कैरी की, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी। ठीक, कल इवन इस माहौल के बावजूद अगर ये रेजोल्यूशन लाते तो वो यूनानिमसली कैरी होती। अब मुझे ये बताएं कि पैटी पॉलिटिक्स हम करते हैं, यानी एक कश्मीर से भी बड़ी अनाज जिस बंदे की हो, वो कश्मीर की मीटिंग बुलाकर खुद ना आए, उसमें आर्मी चीफ और सारी क़यादत जाए, सारी क़यादत, तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? तो वो तो गिलगित बल्तिस्तान वाले मसले पे नहीं की, नहीं कश्मीर के इशू पे आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। ठीक है, चलें जी, उसमें भी यही किया था। ठीक है, ओके, पे देख लें। राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की थी, जो सरबराह डीएम के, उन्होंने क्या हिकमत अमली दी, वो सुनवाइएगा जी। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम ने यह फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। ऐवान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा और हम किसी कीमत पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। फारूक हबीब साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, कहते हैं बाकी जो है वो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च काफिला इस्लामाबाद, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि आ जाएं, ताउन। देखिए, बात यह है कि ये तो अब एक शार्ट मार्च हो चुका है ना। अब तक तो जो इनके दावे थे, नारे थे, वादे थे, उसके मुताबिक तो जो है वो हुकूमत को अपनी जगह के ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। अब मसला ये है कि ताज़ा सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं पीडीएम की, और ये बाहर आ गए हैं, और इन्होंने तो इस्तीफे देने थे, इस्तीफे ये दे नहीं सके। इस्तीफे इन्होंने कहा था जाओ जाके मुंह पे मारो, 2 इस्तीफे वो पहुंचे, वो 2 इस्तीफे ये मंजूर नहीं करवा सके। अदम एतमाद के ऊपर इनको खुद एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, वो भी मामला इनका पीछे जाता रहा है। अब अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च का ये शौक पूरा कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखने की चीज ये है कि जो इन्होंने पहले जलसे जुलूस किए हैं, उसके ऊपर तो पहले माफी मांगे ना कौम से, जो वक्त जाया किया लोगों का, जो कोरोना एसओपीज की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं जिस अंदाज से, कि यहाँ पर एक तरफ कोरोना तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा था, उसका खदशा था, हुकूमत उससे निपट रही थी, ये उस वक्त जलसे जुलूस कर रहे थे। तो इन्होंने तो अपना खुद जो है वो मजाक बना लिया, और ये तो अपनी डेड लाइंस के नीचे डेड हो गई है पीडीएम। एक दूसरे के ऊपर इनका एतमाद नहीं। वैसे जलसे सब कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे, जलसे सब कर रहे थे कोरोना के दिनों में, आप लोग भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, दोनों। देखिए, हमने तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी जलसे किए, आपकी पार्टी के तो हमने अपनी तमाम तर एक्टिविटीज कॉल ऑफ कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं रुके। इन्होंने मुल्तान में भी जलसा किया, इन्होंने लाहौर में भी जलसा किया, उसके बाद कई जगहों पे इनके इज्तिमात हुए, गढ़ी खुदाबख्श में, मालाकंड में, बन्नू में, बेशुमार जगह है ना। लेकिन मामला ये है कि जिस चीज को ये बुनियाद बना रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई जान है या नहीं है। सब कुछ आप देखें, इन हालात के बावजूद जावेद अब्बासी साहब, इनकी एक्टिविटीज वो एनआरओ के लिए, और तो इनका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है ना इस चीज के साथ। आप ये देखें। ऑल राइट सर, जरा आगे सबसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मुझे जरा ये जावेद अब्बासी साहब क्विकली जरा आप इस पर बता दें। वो कहते हैं जान तो निकल चुकी है, लॉन्ग मार्च के लिए वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं मदद चाहिए, मैं करने को आपकी तैयार हूं, किसी डाकू को एनआरओ नहीं दूंगा। क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने, जरा सुनवाता हूं फिर आपकी तरफ आता हूं। मैं हर किस्म की इसके साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैं कभी किसी किस्म की मुफाहमत जो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें, आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा।
जावेद अब्बासी साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च में भी मदद करने को तैयार हूँ, रिलैक्स हो गए वजीर आजम, टेंशन ही नहीं ले रहे आप लोग। एक तो ये है कि आदिल साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उनको कहें कि खुदा का वास्ता है, आप बताएं कि एनआरओ आपसे मांग कौन रहा है, कब किसी ने मांगा, और आप मेहरबानी करके मत एनआरओ दें, आप अकाउंटेबिलिटी का जो आपका काम है आप जारी रखें, लेकिन ये सिर्फ नरे न लगाएं, कोई अमली करें। हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जो रियासत के इशू है खुदा का वास्ता है उनके ऊपर तो तवज्जो दें। अगर कोई कश्मीर का इशू है तो उसे इस सियासत की नजर न करें। अगर इस मुल्क की इकानमी खराब हो रही है तो इस मुल्क में उसके ऊपर सियासत न करें। अगर गवर्नेंस के इशू है तो उस पर मेहरबानी कोई तवज्जो दें। जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब अपने स्पोक्समैन को बुलाकर रोज बताते हैं 2-2 घंटे लगा के कि आज रात को क्या क्या गाली देनी है और किसको बेइज्जत करना है और किसको असेंबली में बोलने नहीं देना, इससे आधा वक्त अगर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर इस बात पर लगाएं कि इस मुल्क की इकानमी ठीक कर लें, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर लें, इस मुल्क के गवर्नेंस के इशू ठीक कर लें, ये कश्मीर का जो मामला है इस पर बैठे, इसकी पार्लियामेंट को चलने दें कि इस पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन हो। आज हम सारे जा रहे हैं, ये अदारे इररिलेवेंट हो जाएंगे, ये अदारे कल कौन कहेगा कि इस अदारे बैठकर काम करेंगे। आपने वो माहौल ही नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बताएं कि एनआरओ बिल्कुल ना दें, इन सब बाकी जो लोग जेलों में डालें। ये कहा करते थे आदिल साहब कि मैं रिकवरी करके लाऊंगा, मुझे बताएं कि एक पैसा कौन सी ने आज तक रिकवरी की है। ठीक, राइट, पॉइंट ये बहुत सारे पॉइंट्स बड़े पर्टिनेंट हैं, लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन के पास क्या मुतबादिल प्लान है। सवाल ये है कि पीडीएम की उस स्ट्रेटेजी का क्या हुआ जिसके जरिए उसने हुकूमत को अकाउंटेबल बनाना था इन चीजों के ऊपर। पीडीएम तो खुद जो है वो इस वक्त अपनी मंजिल नहीं ले पा रही कि उसने करना क्या है। चौधरी मंजूर साहब, वो ये मुतबादिल क्या है अपोजिशन के पास? गवर्नमेंट तो इसलिए रिलैक्स है कि हम अच्छा करें या बुरा, ये अपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौधरी साहब, ये वहम हर हुकूमत को होता है, जब भी हुकूमत होती है उसको ये वहम होता है, और ये तो ऐसी हुकूमत है जो मैं कहता हूँ मकड़ी के जाले की तार होती है ना, उससे बंधी हुई हुकूमतें हैं। 3 इनकी, मरकज की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और वहां की हुकूमत। और रोज आकर ये कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ। भैया आपने एनआरओ दिया हुआ है, आपने एहसानुल्लाह एहसान को एनआरओ दिया, उसको एक जो एपीएस के बच्चों का कातिल है उसको एनआरओ दिया, आपने एनआरओ दिया आटा चोरों को, आपने एनआरओ दिया चीनी चोरों को जो अरबों रुपए लोगों की जेबें काट के ले गए, आपने एनआरओ दिया आपने वो बाबर को जो आपका एक रात में 25 रुपए लीटर का पेट्रोल का जिसने बढ़वाया, और किसकी जेबों में पैसे गए आज तक कुछ नहीं पता। आपने एनआरओ दिया बीआरटी को, आपने एनआरओ दिया मालम जब्बा को, आपने एनआरओ दिया खैबर बैंक को, आपने एनआरओ दिया फेक स्टूडेंट्स वालों को, आपने तो एनआरओ के ढेर लगाए हुए हैं। हाँ, एनआरओ दे दें। अब मैं कह रहा हूं कि एनआरओ देना चाहिए। किसको देना चाहिए? इस मुल्क के गरीबों को महंगाई से एनआरओ दे दें, मेहरबानी करें। ठीक, इस मुल्क के मजदूरों को दे दें, इस मुल्क के किसानों को एनआरओ दे दें, इस मुल्क के जो मजदूर हैं उनको, और इस मुल्क के बेरोजगारों को एनआरओ दे दें। वो रोज रो रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, वो कह रहे हैं उनको एनआरओ चाहिए, वो दे दें। पॉइंट है। रही बात हमारी स्ट्रेटजी की, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है। हमने 5 का आज का जलसा हो गया, 9 को हैदराबाद, 13 को सियालकोट, 23 को सरगोदा, 27 को खुशदार, और अगले फिर ये पूरी प्रिपरेशन है। 2 हथियार है हमारे पास जो खुफिया हथियार है। जलसा ठीक है, ठीक है, जलसा ही खेल लेना, आपने भी स्ट्रेटजी है जो है वो खवारी हो नहीं, जलसा खेल रहे। लॉन्ग मार्च का आप लोग रोज कहते थे ऐलान कर दिया है, और क्या आप? अच्छा मुझे ये बताएं 26 को जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो चलाने हैं, जो 26 को चाहिए आप वो चलाने हैं। 2 हथियार हमारे पास मौजूद है, इस्तीफे भी मौजूद है, इस्तीफे भी मौजूद है, नो कॉन्फिडेंस भी मौजूद। लॉन्ग मार्च जो 26 का कर रहे हैं वहीं बैठ जाएंगे, उसके बाद हुकूमत के खात्मे पे उठेंगे या फिर उस दिन वापस घर चले जाएंगे? ये फैसला तो क़यादत करेगी, और कब क्या करना है वो प्लान पहले तो नहीं कर सकते। आप अभी नहीं कर सकते। आप 26 मार्च को भी ये फैसला होगा कि अब आगे क्या फैसला करना है। पॉइंट टेकन सर। 26 मार्च को नहीं, वो हो चुका है, लेकिन बताना जरूरी तो नहीं है। ओके सर, फिर ये इतना खुफिया, ये क्या कौन सा एटॉमिक सीक्रेट आप लोगों ने अपने पास रखा है? तो हमको ये बताएं कि आपने गवर्नमेंट को किस तरह अकाउंटेबल बनाना है। जनरल साहब मुझे ये बताएं, कल भी रेजोल्यूशन नहीं आ सकती, कानून साजी अगर नहीं होती, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बात यह है कि अगर ये माहौल ही नहीं बन पाता तो फिर ऑपोजिशन जलसा बेशक वो इस्तीफे नहीं दे रहे या वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो जलसा खेलते रहे और हुकूमत पार्लियामान में कानून साजी ना कर सके तो फिर कैसे जो है आप सिस्टम को आगे चलाएंगे? देखिए, सिस्टम तो यही ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन ये तौहीन है उन वोटर्स की जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया, हुकूमत और अपोजिशन।
दोनों को वोट देकर पार्लियामान में भेजा है, ये उन लोगों की तौहीन है। ये उस वोट की बेइज्जती है जिन्होंने इन्हें इस काबिल समझा कि ये असेंबलियों में जाके बैठे, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है। इन्होंने कौम को डिलीवर करना है, जिस मकसद के लिए वोट लेकर आए हैं, अगर उसके लिए दोनों काम करने को तैयार नहीं है कि अपोजिशन कहती है हमने ताउन नहीं करना, हुकूमत कहती है हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, तो वे कीमत अदा करेंगी 22 करोड़ अवाम। रहा इनका एहतजाज, तो देखिए आज इस मुल्क की तारीख है हमारे सामने, किसी एहतजाजी मुजाहरे या जुलूस की वजह से हुकूमत कर नहीं गई। और दूसरी बात, इनके एहतजाज में एक टेक्निकल फ्लॉ ये है कि जब ये 26 मार्च 1 माह और 20 दिन पहले तारीख दे रहे हैं, साथ ही उसके इख्तिताम की तारीख भी दे रहे हैं कि फर्स्ट रमजान से पहले हम इसे कॉल ऑफ कर देंगे। तो जिस एहतजाज के शुरू होने से पहले इख्तिताम की तारीख दे दी जाए, वो हुकूमत को कितना मुतासर करेगी। ठीक, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक जो उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है मकड़ी के जाले की, उसकी खूबसूरती एक ये होती है कि मकड़ी तो उसके ऊपर जितनी रफ्तार से चाहे दौड़ सकती है, लेकिन उससे 5 गुना बड़ी चीज उसके अंदर फंस जाती है और वो निकल नहीं सकती। ब्रेक के बाद जो है वो एक और अहम मसला डिस्कस करेंगे। पाकियों के अंगूठों के निशानात और नादरा का डाटा गैर महफूज है। एयरवाई ने आज ये खबर भी ब्रेक की, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक अहम वाकया, जो क्राइम हो रहा है। एयरवाई के एंकर इकरारुल हसन, उन्होंने एक प्रोग्राम इस पर बात भी की। ये स्टोरी उन्होंने जो है वो ब्रेक की है। पाकिस्तान में जो अंगूठों के निशानात हैं और नादरा का डाटा है वो गैर महफूज है। अंगूठों के निशान जो है वो चुराकर रबड़ स्टंप पर जो है वो निशानात लेकर जो है वो क्या क्या कुछ होता रहा, जरा थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद इस पर जो है वो पूछेंगे कि किस तरह इसको रोका जाएगा या रोका जा रहा है। फोन हैक करना, एटीएम से पैसे निकलवाना, सिम्स को जो है वो यूज करना, ये बहुत ईजीली करते थे। एहसास प्रोग्राम जो है वो भी जालसाजों के निशाने पर आप पैसे निकलवा लेते थे, इसके जरिए ये सारा कुछ काम करते रहे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जो शहरी हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, लोग हैं, उनका डाटा कितना महफूज है, या क्या इकदाम करेगी या कर रही है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो है अगर हम देखें तो ये वो चीज़ें हैं जो इतना बड़ा क्राइम है जिसका तदारुक बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़मानों से होता आ रहा है, नए रास्ते नए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। फ़रूक हबीब साहब, ये जो वाक़यात हुए हैं, कई वारदातें ऐसी हुई हैं, पुलिस ने इसका इंकशाफ किया है, कैसे जो है वो आपकी हुकूमत इसको इंश्योर करेगी कि ये इस किस्म के वाक़यात रुके? क्योंकि कंप्यूटराइज डाटा, ये सारी चीज़ें, बड़े एक्सपर्ट हैं हैकर्स ये, और जो ग्रुप है गैंगस्टर सारा जो क्राइम कर रहा है, कैसे रोकेंगे इसको? देखें, यकीनन इनका जो है वो किला कमा किया जाएगा और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि आपके इल्म में है कि नादरा तो जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो एक मुनज़्ज़म इदारों के अंदर जिसका शुमार होता है, और यकीनन उन्होंने अपनी काफ़ी जो नादरा का डेटा है, जो रिकॉर्ड है, उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है वो काम करते रहते हैं। और यकीनन भी अगर किसी जगह के ऊपर ये कोई ब्रीच हुआ है और उसके अंदर जो लोग भी मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें तो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया आप लोगों ने। अगर इस किस्म का नेक्सस जो है वो काम कर रहा था, जो कि टीवी के ऊपर भी नज़र आया, जिसको आप मंजर आम के ऊपर सामने लेकर आए हैं, तो यकीनन इसके अंदर ये मदद मिलेगी उन चीज़ों को और उन लूप होल्स को बंद करने के अंदर, ताकि जो पाकिस्तानी लोगों का जो डेटा है, ख़ास तौर के ऊपर ये जो थंब इम्प्रेशंस हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत सारी चीजें मुंसलिक हैं उससे, उनके बैंक क्योंकि अब अगर ये इतना कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो सिंध के अंदर भी ये काम करे, अगर वो गैर महफूज है, पंजाब के अंदर भी, राजनपुर में, कराची के अंदर भी इन्होंने जब ये रेड की है चीजें, तो पुलिस को ये सब पता चला है। जन साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। क्या ये होता तो आ रहा है, लेकिन इस वक्त इस किस्म का रिकॉर्ड का जाना, ये सारे काम होना बड़ा अलार्मिंग है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए थे जो नहीं लिए गए, ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं, पर्टिकुलरली जब इनसाइडर्स उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए बड़े फुल प्रूफ काम करना पड़ता है और बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ते हैं ताकि क्रिमिनल्स को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो ब्रीच नहीं हो सकता। आर्मीज के सिक्योरिटी प्लान लीक हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के प्लान लीक हो जाते हैं, दुनिया में होते रहे हैं, और इस तरह के क्राइम हो सकता है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि बिजली की चोरी वापडा का मुलाजिम कराता है, टैक्स की चोरी FBI का मुलाजिम या साहब का मुलाजिम करवाता है,
क्राइम पुलिस खुद करवाती है और किडनैपिंग फॉर रैंसम तक सर्विंग पुलिस वाले और करवा रहे हैं। इसमें भी लोग इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वमेंट जब तक ना हो उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। तो अब ये नादरा के लिए एक चैलेंज है कि उसको कैसे सिक्योर करते हैं। आपने ये देखा होगा पिछले दिनों आप ही लोगों ने एक खबर दी थी कि जिन लोगों ने प्ली बार्गेन करके नादरा को अरबों रुपए वापस किए, वो लोग वापस अपनी कुर्सियों पे बैठ के सिंध में ब्यूरोक्रेसी उन्हीं कुर्सियों पे काम कर रही है, जबकि मुल्क का कानून और नादरा का कानून, नैब का कानून ये कहता है कि जो भी शख्स प्ली बार्गेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करेगा तो ही इज डीम्ड टू हैव बीन कन्विक्टेड। तो एक कन्विक्टेड आदमी को, नॉट एक को, सैकड़ों को अगर हुकूमत री एम्प्लॉय कर देती है उन्हीं जॉब पे, तो थैंक यू सो मच जनरल रिटायर्ड अजान साहब, फारूक हबीब साहब, चौधरी मंजूर साहब और जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.